चुन चुन के वहां ऐसे पुलिस वालों को लाना जो कि इस काम में माहिर है। आपके जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब हैं, इनका जो रिकॉर्ड है साध्वी प्रज्ञा के केस में परमवीर का, जो कर्नल पुरोहित के केस में इस आदमी का रिकॉर्ड है, तो वो आपके सामने है। और वो फिर उसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुला लेता है, वो आपके सामने है। ये तो उस दिन से सचेत हो जाना चाहिए था जिस दिन इस केस को लेकर के सुशांत वाले को, वो जो हमारा नौसैनिक पूर्व अधिकारी था जिसके घर पे शिव सैनिकों ने हमला कर करके उनको मारा था, उसी दिन एक्शन लेना चाहिए था पूरे उसके ऊपर। और आज भी खाली अर्नब नहीं, मैं समझता हूँ कम से कम 10-15 ऐसे हमारे भाई हैं या बहनें हैं जिनको ट्विटर पे या फेसबुक लिखने की वजह से इन लोगों ने पकड़ के बंद कर रखा है, उनको रोज टॉर्चर करते हैं। तो क्या इलाज है इसका? तो सेंटर को एक्ट करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है वो मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, स्टेट मिनिस्टर है उसका देखने वाला। अरे आप क्यों नहीं 1 मिनट में इन सारे अफसरों के ट्रांसफर करते वहां से? क्या कर लेगा उद्धव आपका? मैं तो अगर होम मिनिस्टर हूं ना, तो मैं तो 3 हेलीकॉप्टर में कमांडो भेज दूं यहां से। एक कमांडो जाके अर्नब को निकाल के लाए जेल से, दूसरे कमांडो जाए उद्धव को उठा के ले जाए, और तीसरे कमांडो ये जो है तुम्हारा, ये क्या नाम इसका, मैं नाम बार बार भूलता हूँ, इसका नाम भी लेने को दिल नहीं करता, परमवीर सिंह को, इसको उठा के ले जाए कि क्या हो रहा है देश के अंदर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ, और आज हमारे साथ हिस्टोरियन और पॉलिटिकल एनालिस्ट कपिल कुमार जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम कपिल कुमार जी से बात करेंगे जिस तरीके से इस देश में प्रेस की फ्रीडम छीनी जा रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि परसों कैसे अर्नब गोस्वामी के घर पर घुस के 25 से 30 पुलिस वाले विथ AK-47 के साथ, जैसे अर्नब गोस्वामी कोई मर्डरर या फिर कोई टेररिस्ट थे, और उनके जो लेने गए, उन्हें सबसे आगे उनमें थे सचिन, जो कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। उस पर बात करेंगे सर। तो सर, किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? क्या इस देश में अब फ्रीडम, प्रेस की जो फ्रीडम है वो छीनी जा रही है पूरी तरीके से? देखिए, सवाल एक होता है छीना जाना, हाँ, और एक होता है प्रेस का कत्ल करना। तो ये फ्रीडम छीनी नहीं जा रही है। हाँ। ये हर उस आवाज का जो आवाज उन परिवारों की हुकूमत को चुनौती दे रही है, जो परिवार इस देश पे राज करके यहाँ के प्रजातंत्र को परिवारवाद में बदल रहे हैं, तो उनको कत्ल किया जा रहा है। तो ये खाली मामला अर्नब का नहीं है, ये मामला रिपब्लिक का नहीं है। ये मामला है कि एक चैनल ये कैसे खड़ी हो गई, जिस चैनल ने साधुओं का सवाल उठा दिया, जो ड्राइवर का सवाल उठा दिया, जिसने दिशा की बात की कि दिशा की उसको खोला जाए दोबारा मर्डर को, उसके जिसने शशांक चौहान के मर्डर की बात की उठा करके। तो इसलिए जो है ये अटैक वो है। और आप ये देखिए कि सुनियोजित योजना है, ये नहीं कि एकदम पुलिस वाले को किसी को गुस्सा आ गया और वो घर में घुस गया है, क्या गया। वो नवाब, क्या नाम है उसका, वो मंत्री जो है, वो मंत्री पहले ही बोलता है कि वो तो गया, हमने कर दिया उसको। और देखिए, इस चीज का एक बड़ा लंबा इतिहास है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। हर कोई कह रहा है कि साहब इमरजेंसी की याद आ गई, इमरजेंसी की याद आ गई। और मैंने हर डिबेट में, हर अपने उसमें कमेंट में एक बात कही कि नहीं, इमरजेंसी की याद नहीं आई, ये तो इमरजेंसी से भी बहुत आगे बढ़ करके फासिस्टवाद है। मैंने इमरजेंसी देखी है। इमरजेंसी के अंदर किसी भी जर्नलिस्ट को ऐसे घर में घुस के AK-47 ले जा करके गिरफ्तार नहीं किया गया था। इमरजेंसी के अंदर किसी ऐसे जर्नलिस्ट को जिसको कोर्ट ले जाया जा रहा हो, तो वहाँ पे 50 खड़े करके AK-47 वाले जो हैं वो नहीं ले जाए गए। इमरजेंसी के अंदर किसी जर्नलिस्ट को जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो पुलिस वाला है, वो एनकाउंटर वाली पिस्तौल दे करके वो उसके घर में नहीं घुसता है। तो ये इमरजेंसी नहीं है, ये सिंपल हिटलर का फासिस्टवाद है। और सबसे मतलब आक्रोश की बात यह है कि जो लोग इस फासिस्टवाद को जन्म दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पिछले 6 साल से चिल्ला रहे थे कि इस देश में स्वतंत्रताएं खत्म हो गई। इस देश के अंदर क्या स्वतंत्रता जो है वो सिर्फ उन पत्रकारों के लिए है जो पत्रकार देश को गाली निकालते हैं, संविधान को गाली निकालते हैं, देश की सेना को गाली निकालते हैं। मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी स्वतंत्रताएं
हमारे जो अधिकार हैं, हमारा जो संविधान है, आज अगर वो बचा हुआ है तो इसलिए नहीं बचा हुआ है कि जेएनयू में 25 लोग टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं। वो इसलिए नहीं बचा हुआ है कि 5-10 पत्रकार जो ऐसी चैनल के फॉरेन मीडिया, फॉरेन एफडीआई वाले जो हैं, ये देश को गाली निकालते हैं ये कह के कि हमें अभिव्यक्ति या आज़ादी की। हमारे देश की स्वतंत्रताएं, हमारी आज़ादी, हमारा संविधान अगर बचा हुआ है तो इसलिए बचा हुआ है कि आज अकासाई चीन में, आज सियाचिन में, आज पाकिस्तान के पंजाब बॉर्डर पे, आज रन ऑफ कच्छ के अंदर, आज बर्मा की तरफ बॉर्डर पे मेरा सिपाही जो है वो 24 घंटे खड़े होकर के इस देश की रक्षा करता है, इस संविधान की रक्षा करता है। सर, जब इस देश में देश विरोधी नारे निकाले जाते हैं जेएनयू द्वारा, जब इस देश में कश्मीर के लोग जो हैं वो जब पत्थर मारते हैं जवानों पर, तो उनके लिए महबूबा मुफ्ती जैसे नेता सामने आते हैं, और वहीं जेएनयू के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो अवार्ड वापसी गैंग है, ये सब आगे आते हैं उनके समर्थन पर कि इनको भी बोलने का मौका दिया जाए। तो आज वो सारे लोग कहां पर हैं? जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया, इवन राइट विंगर के भी कुछ ऐसे लोग हैं जैसे गवर्नर वगैरह, वो क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं इसके खिलाफ? मैं आपको एक चीज बताऊं आपको, देखिए वो जो ये कहते हैं कि इनको बोलने दिया जाए टुकड़े गैंग को, महबूबा मुफ्ती या ये पत्रकार और अवार्ड वापसी वाले, ये इसलिए नहीं कहते कि इनका स्वतंत्रता में बोलने की विश्वास है। एक बात समझ लीजिए, कम्युनिस्टों का क्या उद्देश्य है? वो राष्ट्र में विश्वास नहीं करते, राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करते। उनका उद्देश्य है सर्वहारा का निरंकुशवाद स्थापित करना, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट। और ये जितने चीन के डंके बजाने वाले हैं, इनसे कोई पूछे कि ये कौन सा साम्यवाद है कि चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बना हुआ है, दुनिया को पैसा उधार देता है और देशों को ब्लैकमेल करता है, और ये उसके गुणगान गाते हैं साम्यवाद के। ये कैसा साम्यवाद है जो दूसरे देशों की भूमियों को हड़पता है? अरे चीन की असली भूमि तो चीन की जो 4 दीवारी बनी थी उसके अंदर थी, उसके बाहर तो जितनी भूमि आज चीन पे है उसने हड़पी हुई है। तो दिक्कत हमारी ये है कि हमारे लिए जो हमारे आंतरिक जो हमारे शत्रु हैं, इन्हें पैसा मिलता है। मैं मालूम नहीं आपके चैनल पे मैं नाम ले सकता हूँ ना नहीं ले सकता, नहीं मैं तो नाम लेके आपको उन पत्रकारों के नाम बताऊं। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखने के कितने पैसे मिलते हैं एक आर्टिकल? वॉशिंगटन टाइम्स में लिखने के, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखने के कितने पैसे मिलते हैं? गार्जियन में लिखने के कितने पैसे मिलते हैं? अरे इन लोगों ने उन पैसों की खातिर अपनी आत्मा को बेच दिया है, अपने देश को बेच दिया है, अपने फैशनों की खातिर इनको बेच दिया है। ये लोग तो अपने को दो घूंट स्कॉच के लिए बेच देते हैं, एक फेलोशिप के लिए बेच देते हैं, घूम के आने के लिए। मुझको ही बताइए कौन सा दुनिया का देश है जिसके पासपोर्ट पे आप दुनिया में घूमेंगे बाहर और आप अपने देश की सेना को और अपने देश को गाली निकालेंगे? जरा पाकिस्तान के नागरिक ये करके तो दिखाएं। जरा ये चीन की चमचागिरी करके, ये चीन पिन के लिए रोज चैनल पे आके चिल्लाने वाले ये कम्युनिस्ट लीडर जरा करके तो दिखाएं, चीन में जाकर के ये बोल के तो दिखाएं एक आवाज। एक राष्ट्र मुझे दुनिया में दिखा दीजिए, चाहे वो इस्लामिक देश है और चाहे वो साम्यवादी कम्युनिस्ट देश है, इन दोनों के यहाँ नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता मिली हो, मुझे बता दीजिए। जितने भी ये इस्लामिक देश हैं, ये रिफ्यूजी अपने यहाँ क्यों नहीं लेते? ये रिफ्यूजी फ्रांस और ऑस्ट्रिया में क्यों भेज देते हैं? जर्मनी में क्यों भेज देते हैं? अपने यहाँ क्यों नहीं लेते? इस समय ये जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, देखिए एक बहुत बड़ी साजिश की तहत ये हो रहा है। और महाराष्ट्र, जैसे मैंने कहा था कि शाहीन बाग जो है, शाहीन बाग को दिल्ली में एक लेबोरेटरी की तरीके से इस्तेमाल किया गया था कि यहाँ हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो आगे चलेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट को कराने में जो असली लोग थे वो ISI के लोग थे और नक्सलाइट लोग थे। ये
सर हमेशा से ये देखा गया है कि अर्नब गोस्वामी, चाहे हिंदुत्व की बात हो, संत समाज की जो जब भी संत समाज पर कोई भी दुविधा आई है, जैसे चाहे हम पालघर का एग्जांपल ले लें, तब वो खड़े हुए थे वहाँ पर भी, तब भी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने इस चीज़ पर कोई भी कार्रवाई या फिर इस चीज़ पर कोई भी टिप्पणी नहीं दी थी। उसके बाद फिर वो सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए खड़े हुए, उसके बाद वो जहाँ पर भी चाइना का जब अटैक हुआ था इंडिया पर, तब वहाँ पर भी वो खड़े हुए। तो हमेशा तो उन्होंने राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की बात करी। क्या हम इससे ये समझ सकते हैं कि शिवसेना और एनसीपी और जो ये कांग्रेस है, ये साफ साफ हमें यही दिखाती है कि ये तो देश विरोधी है, ये तो देश जो बिल्कुल हमारे देश के खिलाफ है, देश विरोधी ताकतों के साथ है? देखिए, सत्ता जो है वो बहुतों के दिमाग खराब कर देती है, बड़े बड़ों के दिमाग खराब कर देती है। मैं अगर तीनों चारों इंसिडेंट्स को लूँ, संतों को लीजिए आप, पहले दिन ही क्या कहता है इनका होम मिनिस्टर कि साहब वहाँ तो अफवाह फैली हुई थी कि बच्चा उठाने वाले फिर रहे हैं। भाई मेरे, मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो अगर अफवाह फैली हुई थी तो तुमने क्या किया उसे रोकने का, क्योंकि इसका सीरियस रिपरकशन हो सकता है। दूसरी बात, रात को 10 बजे कोई बच्चे उठाने आएगा? बच्चे रात को 10 बजे गांव में बाहर घूम रहे होते हैं। तीसरी बात, रात को 10 बजे 500-600 लोगों की जो मॉब है वहाँ पे, वो इंतजार कर रही होगी बैठ के कि अब साधु उठाने वाले आएंगे। और जब जो जिनको तुम कह रहे हो कि बच्चा उठाने वाले थे, जब वो पुलिस गार्ड और उनको समर्पित करते हैं कि हमें बचाओ और करो उनके साथ है, तो न्याय के हाथ में चले गए ना वो। अगर बच्चा उठाने वाले भी थे, तुमको किसने अधिकार दिया था कि तुम उनको मारो और इस तरीके से मारो? तो इसलिए इसके पीछे कुछ और है, इसके पीछे बच्चा उठाने का बहाना नहीं है। यही चीज आप लीजिए दिशा के मर्डर केस के अंदर, बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं कि जिसके साथ वो रहती थी वो कहाँ गया, उसका आपने आज तक वो नहीं लिया। अरे जिसके साथ वो लड़की शादी करने वाली है, जिसके साथ वो रह रही है और वो लड़की आत्महत्या कर लेती है, तो तुम पूछोगे नहीं ये अर्नब पे तो आप केस चला रहे हो एबेटमेंट टू सुसाइड का, कि अर्नब ने एबेटमेंट टू सुसाइड किया। अगर दिशा ने सुसाइड किया तो दिशा को किसने एबेट किया भाई सुसाइड के लिए, उसका जवाब दो। वो नहीं देंगे। फिर जिस तरीके से उसकी लाश मिली कि वो खिड़की से अगर कूदेगी तो नीचे गिरेगी आकर के, वो तो बाहर मिली है लाश बाउंड्री वॉल के, तो किसी ने फेंका है उसको। वो दौड़ती हुई रेस नहीं लगा के आई ओलंपिक की कि खिड़की से कूदने के लिए दौड़ती हुई लगा करके आई। उसके बाद आप शशांक के केस को देखिए, एक कम से कम बुद्धि रखने वाला आदमी भी ये सवाल पूछेगा कि अगर कोई कमरा अंदर से बंद है और आपने ताली वाले को बुला करके उस कमरे का ताला खुलवाया, और अगर आपका अपने मालिक से या जिसके लिए आप काम कर रहे हो प्यार है और आप वाकई में चिंतित हो कि वो उसने कमरा अंदर से क्यों बंद कर लिया था, तो सबसे पहले जैसे ही ताला खुलेगा आप कमरे के अंदर भागोगे देखने के लिए कि कमरे के अंदर क्या है। आप ये नहीं करोगे कि ताली वाले ने क्लिक करके ताला खोल दिया तो आप ताली वाले को पहले आइए श्रीमान जी मैं आपको नीचे छोड़ के आता हूँ, और मैं आपको नीचे छोड़ के आया और फिर मैं ऊपर आके ताला खोलता हूँ। तो सस्पिशन तो वहीं से उठ के खड़ा हो जाता है इस पे। और मेरी एक अपनी थ्योरी है इसके ऊपर, मैं उस अपनी थ्योरी को नहीं लाना चाहता, लेकिन मैंने ट्वीट वगैरह किए है इसके ऊपर बड़ा साफ। अब जो ड्रग वाला मामला आया, ये एनसीबी पकड़ रही है सबको। क्या बम्बई पुलिस को नहीं मालूम था कि बॉलीवुड में ड्रग्स चलते हैं? क्या बम्बई पुलिस को ये नहीं मालूम है कि दाऊद कितना चलता है बॉलीवुड में? क्या पहले बॉलीवुड के अंदर धमकियां नहीं दी गई? क्या पहले बॉलीवुड के अंदर सुसाइड नहीं हुए? क्या पहले बॉलीवुड के अंदर मर्डर नहीं हुए? क्या बम्बई पुलिस अपने को ही बोलती है अपने आप को? फिर तो कहानी कुछ और थी। और एक बात समझ लीजिए कि ड्रग एक ऐसी चीज है, हवाला ड्रग, ये बिना पॉलिटिकल पैटर्नेज के नहीं चल सकते। सर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अब जो उठता है वो मुंबई पुलिस के ऊपर उठता है। क्या मुंबई पुलिस कठपुतली है? और जो उसको नचा रहा है जो गवर्नमेंट है उद्धव ठाकरे जी की, क्या वो भी कठपुतली है? क्या उनको जो कंट्रोल किया जा रहा है क्या वो बाहर से किया जा रहा है, डी गैंग से किया जा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए मेरा तो कहना बड़ा स्पष्ट है, मुंबई पुलिस से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो पुलिस तो वो करेगी जो उसको होम मिनिस्टर कहेगा, चीफ मिनिस्टर कहेगा, क्योंकि हमारे किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि इनको धोती वाले को बता सके या कुर्ते पजामे वाले को कह सके कि नहीं जी तुम ये गलत कह रहे हो, मैं ये नहीं करूँगा। पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है, चुन चुन के वहाँ ऐसे पुलिस वालों को लाना जो कि इस काम में माहिर है। आपके जो मुंबई के
पुलिस कमिश्नर साहब हैं, इनका जो रिकॉर्ड है साध्वी प्रज्ञा के केस में परमवीर का, जो कर्नल पुरोहित के केस में इस आदमी का रिकॉर्ड है, तो वो आपके सामने है। और वो फिर उसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुला लेता है, वो आपके सामने है। तो उद्धव सरकार से ज़्यादा मेरा प्रश्न है केंद्रीय सरकार से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से, जिस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंदर ये सारी आईपीएस और ये सब नियुक्तियां आती हैं केंद्रीय सरकार के अंडर में, कि अगर इस देश के संविधान को किसी प्रांत की सरकार तोड़ रही है और वहां राज करने वाले पागल हो गए हैं अपनी पारिवारिक सत्ता में और माफिया की सत्ता के अंदर, तो उस समय देश में दो ही व्यक्ति हैं जिनका ये उत्तरदायित्व बनता है कि देश के संविधान को बचाएं। एक देश का राष्ट्रपति और एक सुप्रीम कोर्ट। समझे जी? तो ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी कैबिनेट की मीटिंग उठाइए, इन चीज़ों को रखिए। देखिए दिक्कत क्या है इनकी, बंगाल में आज तक ये एक्शन नहीं ले पाए, रोज कत्लेआम होता है। केरला के अंदर ये एक्शन नहीं ले पाए, रोज कत्लेआम होता है। और वही चीज़ अब महाराष्ट्र में, अरे ये तो उस दिन से सचेत हो जाना चाहिए था जिस दिन इस केस को लेकर के शशांक वाले को, वो जो हमारा नौसैनिक पूर्व अधिकारी था जिसके घर पे शिव सैनिकों ने हमला कर करके उनको मारा था, उसी दिन एक्शन लेना चाहिए था पूरे उसके ऊपर। और आज भी खाली अर्नब नहीं, मैं समझता हूँ कम से कम 10-15 ऐसे हमारे भाई हैं या बहनें हैं जिनको ट्विटर पे या फेसबुक लिखने की वजह से इन लोगों ने पकड़ के बंद कर रखा है, उनको रोज टॉर्चर करते हैं। तो क्या इलाज है इसका? तो सेंटर को एक्ट करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है वो मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, स्टेट मिनिस्टर है उसका देखने वाला। अरे आप क्यों नहीं 1 मिनट में इन सारे अफसरों के ट्रांसफर करते वहां से? क्या कर लेगा उद्धव आपका? मैं तो अगर होम मिनिस्टर हूं ना, तो मैं तो 3 हेलीकॉप्टर में कमांडो भेज दूं यहां से। एक कमांडो जाके अर्नब को निकाल के लाए जेल से, दूसरे कमांडो जाए उद्धव को उठा के ले जाए, और तीसरे कमांडो इस ये जो है तुम्हारा, ये क्या नाम इसका, मैं नाम बार बार भूलता हूँ, इसका नाम भी लेने को दिल नहीं करता, परमवीर सिंह को, इसको उठा के ले जाए कि क्या हो रहा है देश के अंदर। आज हम पे ताली कौन बजा रहा है मालूम है? पाकिस्तान। दाऊद आज ताली बजा रहा है कि देखा मैंने क्या करवा दिया बंबई के अंदर, मेरे नवाब सिंह ने क्या कर दिया बंबई के अंदर, वो अबू आजमी है मेरा, क्या कर दिया उसने, एक वो अब्दुल रजा है, वो क्या कर दिया इन्होंने मेरे आदमियों ने वहाँ पे मुंबई के अंदर। और मजाक सारा उड़ रहा है कि भारत बड़ा बनता है अपने आप को कि प्रजातांत्रिक है और ये है, देखो भारत में क्या हो रहा है इस तरीके से लेकर के। तो सेंटर को एक्ट करना पड़ेगा। और एक बात और समझ लीजिए जो मैंने कल उठाई थी, मैं बड़ा परेशान हूँ जिस बात से कि एक तरफ तो कोर्ट ने कहा कि ये गलत है केस को खोलना, बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं खोल सकते, ये गिरफ्तारी भी गलत है, तो भाई फिर जुडिशियल कस्टडी में क्यों भेज दिया? दोनों को खुश कर रहे हैं वो जज साहब क्या, कि देखो भाई मैं लीगली तो रोक नहीं सकता था पर मैंने इसे बंद कर दिया। देखिए मुंबई पुलिस का जो एम था ये करने में, मुंबई पुलिस बेवकूफ नहीं है, उसको मालूम है कि कानून की तहत ये एक भी चीज नहीं साबित हो सकती और इल्लीगल है, गलत है। उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम जैसे अर्नब के उसके ऊपर वो रिया जेल गई या वो जेल गई, हम भी अर्नब को नाकतने चने चमवाएं जेल भेज करके, हम भी इसको थप्पड़ मारे, हम भी इसे ह्यूमिलेट करें। मैंने तो कहा है कि एक सीधा केस बनता है घर के अंदर जबरदस्ती घुसने का, झूठे कागजात बना करके केस खोलने का, उसके ऊपर हमला करने का, चाइल्ड अब्यूज का, उसके बच्चे के ऊपर ये करने का, तो ये तो पूरा एक अलग से केस बनता है पूरा उसके ऊपर लेकर के, और ये करना पड़ेगा। और आज ये देश जागा है। देखिए मैं आज बड़ा खुश हूँ कि इस देश का युवा ये जागा है, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस देश के युवा को भी पता चल गया कि इमरजेंसी क्या थी। अभी तक सिर्फ कहानी किससे सुने थे इमरजेंसी क्या थी, हमने देखी है इमरजेंसी, मैंने पढ़ाना इमरजेंसी में शुरू किया था। और जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मेरे यहाँ एक बच्ची ने उठ के MA की पूछा था मुझसे क्लास के अंदर कि सर आप ये रूल एक्ट पढ़ा रहे हैं, ब्लैक कानून 1919 का जिस पर जलेवाला हुआ था, तो इस कानून में और हमारे आज के जो कानून लगे हुए हैं इमरजेंसी के, इनमें क्या फ़र्क है? तो मैंने उसको ये जवाब दिया था कि बेटा उस ज़माने में ये हम पे एक अंग्रेज़ी हुकूमत ने लगाए थे
और आज हमारे ऊपर ये हमारी जनतांत्रिक सरकार जिसने हमको अपने चुन के भेजा था उसने हमारे ऊपर लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हिस्टोरियन और पॉलिटिकल एनालिस्ट कपिल कुमार जी। और अब जिस तरीके से जो गुंडा राज चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, अब जागने की ज़रूरत है और लोग भी अब सामने आ रहे हैं अर्नब गोस्वामी जी के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो में कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।